हुआ आजादी का उजाला, लोगों ने आज तक वोट नहीं डाला। संविधान होता है शर्म से पानी पानी, क्योंकि यहां बिकती है प्रधानी। चुनावी मंडी में लोकतंत्र की बोली। कैसी विचित्र बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक कोना ऐसा भी है जहां लोकतंत्र की बोली लगती है। समाचार प्लस तो सरोकार निभाते हुए लगातार बिकते लोकतंत्र की इस खबर को दिखा रहा है, लेकिन जानकार भी बेखबर हैं वो लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि चुनावी मंडी में लग रही है लोकतंत्र की बोली। जब से हुआ आजादी का उजाला, लोगों ने आज तक वोट नहीं डाला। संविधान होता है शर्म से पानी पानी, क्योंकि यहां बिकती है प्रधानी। चुनावी मंडी में लोकतंत्र की बोली। दरअसल अमरोहा जिले के कई गांव में लोकतंत्र लहूलुहान है। यहां प्रधानी के चुनाव नहीं होते, बल्कि दौलत के तराजू में जिसका पलड़ा पैसों से भारी होता है वो बन जाता है प्रधान। लेकिन समाचार प्लस ने चलाई है एक मुहिम यहां लोकतंत्र की बहाली की खातिर। यही तो सुना है सबने, पढ़ा भी यही कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े सूबे में लोकतंत्र की बहती हुई हवा के बीच ये वो खबर है जिसे सुनने के बाद आपकी सांसें भी हलक के नीचे से सरक जाएगी। हमारे यहाँ जो है लगभग 40 साल के हो गए हैं इलेक्शन नहीं हुआ प्रधानी का। हमने अपने होश में यही देखा है, जिस रोज से हमने मतलब होश संभाला कि हमारे गांव में कोई इलेक्शनबाजी नहीं हुई। कभी गरीबों को कोई प्रधानी नहीं आई जब से अंग्रेजी राज हुआ, खत्म हुआ। दिल्ली की चकाचौंध से दूर लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो ये हाल है अमरोहा में, चुनाव नहीं हुए आजादी के बाद से अब तक, भोजपुर मिलक से लेकर दीपपुर गांव तक यही कहानी है। पंचायत होती है, टेंडर पड़ता है, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला बन जाता है बादशाह। बोलो बिकते लोकतंत्र की जय, लुटते लोकतंत्र की जय। हमसे चाहे को पूछते जो हम तो किसी के ही ना, तो हमें कौन पूछ रहा। हमें कोई बात, हमारा कोई राज नहीं, हमें कोई बुलाया नहीं। हमें नहीं बुलाया इस बारे में। इन लोगों ने जब प्रधानी बेची है तो हमें नहीं बुलाया। अमरोहा के इन गांवों में प्रधानी का मतलब पैसों से ही तय होता है, यानी जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसके लिए उतना ही आसान है गांव का प्रधान बन जाना। और गांव के बाकी तमाम मतदाता मूक दर्शक बने देखते रहते हैं और उनके सामने ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। गरीब के पसीने से लोकतंत्र नहीं पलता, यहाँ अमीर के पैसों में लोकतंत्र तौला जाता है। कभी 5, कभी 10, इस बार बोली लगी 21,11,000 की। बोलो बिकते लोकतंत्र की जय। 21,11,000 की लिफाफों में बंद बोली। किसको बना दिया गया फिर 21,11,000? जिसकी ज्यादा थी उसे बना दिया। और उसमें 21,11,000 की मतलब टेंडर पड़े, एक तरह टेंडर लिफाफे पड़े कट्टे में, बस जिसके ज्यादा निकली है उसे दे दी। कितने रुपए की लिफाफा? 18 लाख से शुरू होता 21.5 लाख तक। प्रजातंत्र की जगह नोट तंत्र लहलहा रहा है अमरोहा में। अब जिलाधिकारी वेद प्रकाश जी से वेदना जाहिर की तो इनके शब्दों को सुनकर खुद लोकतंत्र भी लजा जाए, क्योंकि इनके दिल में कोई दिलचस्पी नहीं लोकतंत्र के लिए, क्योंकि चिंता नहीं चुनावों की, लुटता रहे लोकतंत्र, बिकता रहे लोकतंत्र। वेद प्रकाश जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि जिलाधिकारी हैं अमरोहा के। वेद प्रकाश जी, अमरोहा में कई गांवों के लोग कह रहे हैं कि 40 साल से मतदान नहीं हुआ। आपको तो खबर लगी होगी। वो आप ही के संवाददाता थे, वो मुझे बता के गए थे, कल की बात है जी। तो अगर मतदान नहीं हुआ है तो वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। बहरहाल अपना संविधान है, सरकारें भी अपनी है, लेकिन सब सिसक कर मर गए अमरोहा में। बचे हैं तो भीड़ में कुछ नरमुंड जो खुद को नारायण समझते हैं। अब लोकतंत्र की अंधेरी रात आंसू बहा रही है अपनी ही अवस्था पर। फिर से बोलो बिकते लोकतंत्र की जय। अमरोहा से मोहम्मद फैद के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हां, तो चुनावी मंडी में लगती है लोकतंत्र की बोली, जिसका पैसों से पलड़ा जितना भारी उसकी प्रधानी। अब इस बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर, क्या ये तस्वीर देश को शर्मिंदा नहीं कर रही?
सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता सत्यदेव त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सिंह जी, 35 से 40 साल हो गए हैं, यहां पर मतदान नहीं हुआ है और किसी को अधिकार नहीं है कि वो अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सके, मतदान का इस्तेमाल कर सके। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक कदम है, लेकिन इसके लिए पीछे की सारी सरकारें जिम्मेदार हैं जी। जो भी कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की कई बार सरकार रही है, ये अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में मुद्दा आपने सामने लाया है और मुझे लग रहा है कि हमारा समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेते हुए इस पे हर जगह लोकतंत्र की स्थापना करने में उचित कदम उठाएगा। मनोज जी, 3 बार मुलायम सिंह जी की सरकार रह चुकी पहले, ये आप भूल गए शायद। चलिए कोई बात नहीं। ना भूल गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गायत्री सत्यदेव त्रिपाठी जी, मनोज सिंह जी कह रहे हैं कि इनकी जो पार्टी है वो लोकतंत्र की स्थापना करने की पूरी कोशिश करे, लोकतंत्र बना रहे, उसके लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन उधर डीएम कहता है कि चुनाव नहीं होना मेरी चिंता नहीं है, इसको क्या कहा जाएगा? देखिए, इस समय किसी भी राजनीतिक दल और उसकी सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न ये है कि हम लोग 65 वर्ष के बाद इस शर्मिंदगी के साथ बहस कर रहे हैं कि आज गांव की प्रधानी बिक रही है। राजनीतिक दलों का एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो और ये नए समाजवादी हो या बसपा हो, ये सब के सब कहीं न कहीं जन चेतना जागृत करना इनका धर्म होता है, इनका कर्म होता है। लेकिन ये जन चेतना जागृत करने की कभी भी जहमत नहीं उठाते। एन के इन प्रकारेण विधानसभा पहुंच जाएं, ये पिछले 30-40 सालों से ये सिलसिला जारी है। धर्म और जाति की राजनीति, कभी पैसे की राजनीति, पैसे पे टिकट बेचने वाली पार्टियां भी यहाँ हैं और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी कि यहाँ प्रधानी बिकती है। हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी सरकार पे उंगली उठाने के बजाय एक बात सुनिश्चित करें कि इतनी बड़ी घटना, इतना घटिया काम और इतनी ओछी तरह की प्रवृत्ति आज भी जारी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिम्मत हो रही है कि वो कह रहा है कि हम इस समय मतदान कराना हमारा कोई काम नहीं। जी, हरीश श्रीवास्तव जी, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहां पर मतदान नहीं बल्कि पैसों से बोली लगाकर प्रधानी ली जाती है। क्या ये लोकतंत्र का खून नहीं है? बिल्कुल गायत्री जी, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि ये लोकतंत्र का मखौल है, परंतु इसमें कई पक्ष हैं जिस पे आपको निगाह डालनी होगी। एक तो जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो एक तारीख घोषित होती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच कोई भी इस पद के लिए पर्चा दाखिल कर सकता है और उसके लिए बाकायदा रिटर्निंग अफसर और ये नियुक्त होते हैं जो उसको पर्चे को स्वीकार करते हैं और उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं और फिर वो आगे चल करके चुनाव की तिथियां को मतदान, चुनाव जो तिथियां घोषित होती है उसमें मतदान होता है और मतदान के बाद परिणाम घोषित होते हैं। सवाल इस चीज का है कि इतने दिन से अगर वहां प्रधानी का चुनाव टेंडर के माध्यम से हो रहा है तो क्या कोई पर्चा दाखिल नहीं कर रहा है या किसी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है? अगर पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया तो क्या किसी लोकल आदमी ने किसी अथॉरिटी को शिकायत की? और अगर पर्चा दाखिल हो रहा है और उसके खिलाफ कोई पर्चा नहीं भर रहा है तो वहां के सामाजिक जो गांव के लोग हैं उनके भी अंदर इस चेतना का अभाव है कि वो इस बात को लेकर के जो जिले के अधिकारी हैं, जो बाकी जिम्मेदार लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाएं। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राजनीतिक चेतना जगाना समाज में हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है और उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। बावजूद इसके
गांव स्तर पे भी आज आज का जो वातावरण है, आज का जो समाज है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि पल पल की खबरें लोगों को मिल रही हैं। और आपको गायत्री जी शायद जान करके ये आश्चर्य होगा कि अगर आप किसी महानगर में लोगों से किसी श्रीवास्तव जी आपके पास फिर लौटेंगे और जो बात आपने कही समाज में नहीं, आपके पास फिर लौटेंगे, आपका वक्त खत्म हो गया है, दूसरी बार में आप अपनी बात को रखिएगा। हरीश श्रीवास्तव जी जब दोबारा आपके पास आएंगे आप अपनी बात को जरूर रखिएगा। लेकिन अमिताभ जी सवाल वहीं पर खड़ा हो रहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि सबको बराबर का अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार। 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है जी। एक तो हरीश जी ने जो बात कही कि भाई क्या वहां कोई पर्चा नहीं में दाखिल कर रहा, उसका उत्तर सबको पता नहीं कर रहा। 40 साल से वहां कनस्तर में लिफाफा डाला जाता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या सर, अरे हरीश जी अभी नहीं हरीश जी अभी नहीं, उसको मान्यता कैसे मिलती? हरीश जी अभी नहीं, जब वक्त आए तब बोलेगा, अभी तभी नोट करिए दिमाग में चीजों को। सवाल है वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के एमएलए हैं, एमपी हैं, 40 साल में इस बात का संज्ञान नहीं ले पाए कि हमारे इलाके में 50 गांव ऐसे हैं जहां वोट नहीं होता। इससे बड़ा तमाशा इस मुल्क में कोई हो सकता है क्या? दूसरा, जो सरकार के संविधान की शपथ लेके अधिकारी बना है, कलेक्टर बना है, वो कह रहा है ये मतदान हो या ना हो ये मेरा कंसर्न नहीं है ना। बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है मतदान में, वो कह रहा है मेरा कंसर्न ही नहीं हो नहीं हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तैनात है वहां। मनोज जी ने कहा कि अभी तक इनकी सरकारें रही, बसपा की, भाजपा की, कांग्रेस की, और अब अभी थोड़े दिन से हमारी आई है। मैंने इनको तुरंत दुरुस्त किया कि 40 साल में 3 बार तो आपकी सरकार रह चुकी, 40 साल से वहां मतदान नहीं हो रहा। तब क्या हुआ था? तब आपने मतदान करा दिया था वहां क्या? आज आपका कैबिनेट मंत्री है महबूब अली वहां से, उसने कभी बताया कि हमारे इलाके में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र का वध हो रहा है और हमको चिंता है, रात में नींद नहीं आती, चेहरे पे पसीना रहता है, घबराहट होती है, बीपी बढ़ रहा है लोकतंत्र के पतन से? ऐसा बोला क्या कभी? नहीं ना। वो तो आनंद में है, तमाम नाना प्रकार के कौतुक कर ही रहे हैं इलाके में। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतना बुद्धिमान तैनात कर दिया जो कह रहा है कि वोट हो नहीं हो इससे क्या फर्क पड़ता है। इतना काबिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस देश में है और रह रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की कोई दूसरी बात नहीं। मनोज सिंह जी, 35 से 40 साल तक ये सिलसिला चला आ रहा है, क्या ऐसा संभव है कि वीडियो से लेकर डीएम तक किसी को खबर ना हो? निश्चित रूप से खबर होगी। और मुझे लगता है कि जैसे डीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, चुनाव कभी भी डीएम केवल रिपोर्ट भेजता है। इस देश में रिपोर्ट भी चुनाव भेजी ना, डीएम को तो जानकारी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, वो कह रहे हैं कि चुनाव हो ना हो मेरी चिंता का विषय नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तारीखें हमेशा चुनाव आयोग तय करता है ना कि डीएम। मनोज सिंह, आप विषय नहीं समझ पाए, अभी तारीख का विषय ही नहीं। आप कहां जा रहे हो भाई? मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? तारीख का विषय तारीख का विषय कहीं भी चुनाव आयोग को रिपोर्ट डीएम भेजता है, इस बात को मैं मानता हूं, और उसमें तय करना पड़ चुनाव आयोग का कि उस गांव में या उस क्षेत्र में कब चुनाव होगा, ये हमेशा चुनाव आयोग तय कर। मनोज सिंह जी, आपकी जानकारियां अधूरी हैं, अपर्याप्त हैं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है। अभी आपको संविधान और भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून पढ़ने की जरूरत है, जाइएगा उनको पढ़िएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो हर स्तर पर, उसके जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होता है। जाके पहली व्यवस्थाओं को पढ़िए, समझिए। नहीं, लेकिन कहीं भी चुनाव कब हो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अरे आपने बात बदल दी, अभी आप क्या कह रहे थे, आप दूसरी बात कहने लगे। नहीं, कहीं भी चुनाव हो ये हमेशा चुनाव आयोग तय करता है, उसके तारीखें चुनाव आयोग तय रिपोर्ट पर तो विवाद ही नहीं उठा। हमने तारीख का सवाल उठाया क्या? आप उस पर क्यों बोल रहे हैं? क्या हमारे एंकर ने तारीख पर कोई डिबेट रखी है कि तारीख ही क्यों रख दी? ऐसे तो बात ही नहीं हुई। आप विषय समझिए पहले। सत्यदेव जी, अग्निहोत्री जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, और जब आप होते हैं तो हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं आपका। अच्छी बात है। आपने महबूब अली जी के बारे में कहा, मैं मानता हूं कि उनके जानकारी में न रही होगी, लेकिन वहां का विपक्ष हो रहा है। मनोज सिंह जी, ये जो नीचे घड़ी चल रही है, कृपया उसका आप ध्यान जरूर रखें। सत्यदेव त्रिपाठी जी, क्या ऐसा संभव है कि 35 से 40 साल ये सिलसिला चला आ रहा है, वीडियो से लेकर डीएम तक को पता ना हो कि यहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, सरेआम
चुनावी मंडी में बोली लग रही है प्रधानी की, लोग पैसे दे रहे हैं और चुनाव प्रधानी ले रहे हैं। क्या ऐसा आपको लगता है संभव है? गायत्री जी, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए जो चुनाव यहाँ आयोग बनाया जाता है या जो चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में है, वो सारा का सारा जिला मजिस्ट्रेट के अंडर में ही काम करता है और जिला मजिस्ट्रेट ही अंतिम निर्णायक स्थिति में होता है। यहाँ तक कि ग्राम सभाओं के, ग्राम प्रधानों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग कोई भारत का चुनाव आयोग नहीं है, बल्कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मैं भी देख चुका हूं इन सारे उनको, सारा का सारा चुनाव आयोग यही है और वो चुनाव आयोग जिला मजिस्ट्रेट के ही उसमें काम करता है। जिला मजिस्ट्रेट ही चीफ रिटर्निंग अफसर होता है, फिर वो अपने एसडीएम्स को, तहसीलदारों को, बीडीओज को हर जगह, हर ग्राम प्रधान के जहां जहां भी चुनाव होते बांटता है। खैर, ये विषय ही नहीं, विषय मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक और शर्मिंदगी की बात है। हम तो पार्टी से परे बोल रहे हैं इस पर कि इन पार्टियों को ये शर्म करनी चाहिए कि हमने गांधी के स्वराज की बात की, हमने पंचायती राज की बात की, हमने संविधान में 74 और 74वां संशोधन पास किया जिसमें पंचायती राज को बहुत बड़ा दर्जा मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसे गांव हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकारें जिम्मेदार हैं, वो कोई भी सरकारें रही हो। आज केवल ये जो कोई यहाँ विपक्ष नहीं है, यहाँ केवल दो पक्ष हैं इस देश में, एक सत्ता पक्ष और दूसरा सत्ता आकांक्षी पक्ष। सबकी सरकारें बन चुकी हैं, इसलिए विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं। सत्ता और सत्ता आकांक्षी, जो सत्ता चाहने वाले हैं और जो सत्ता में बैठे हैं। तो ये स्थिति गायत्री जी, निश्चित तौर पर मैं अग्निहोत्री जी से सहमत हूं कि इससे खतरनाक, खराब और शर्मिंदगी की नहीं हो सकती। श्रीवास्तव जी, अगर पूरी जिम्मेदारी डीएम की होती है, उसकी देखरेख में पूरा चुनाव संपन्न होते हैं, 100% चुनाव ही नहीं हो रहे थे श्रीवास्तव जी, और ऊपर से डीएम सत्यदेव जी आपके पास लौटेंगे, उसके इतर डीएम ये कह रहे हैं कि ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, लोकतंत्र मरे या जिए। इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, बिल्कुल ये डीएम के लिए पूरी चिंता का विषय होना चाहिए। और गायत्री जी, मैं तो आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि हम सारे राजनीतिक दल, जिस दल का भी वहां से सांसद या विधायक चुना जाता रहा हो, ये कतई संभव नहीं कि किसी विधायक, सांसद या मंत्री को पता नहीं हो कि वहां ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं हो रहे हैं और टेंडर डाल करके प्रधान बन रहे हैं। ये तो जानकारी में न होना संभव नहीं। लेकिन न तो किसी विधानसभा सदस्य ने आज तक ये सवाल सदन में उठाया, न सरकार के संज्ञान में इसको लाने के लिए सदन में या संसद में उठाया गया। आपने इस विषय को, इस लोक महत्व के विषय को आप लोगों के बीच लाए, इसके लिए आपके चैनल को हम बधाई देते हैं। और ये जिम्मेदारी जहां वहां से चुने गए जनप्रतिनिधियों की है, वहीं पे वहां जो भी कलेक्टर रहा, जो भी एसडीएम रहा, उन सब की जिम्मेदारी है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी से बाहर नहीं हो सकता। सब की ये जिम्मेदारी थी कि वहां अगर चुनाव नहीं हो रहा था तो वो बात सरकार, शासन, सत्ता के संज्ञान में लाते और जो भी जरूरी कदम थे उसके लिए, चुनाव सुनिश्चित कराए जाने के लिए उनको उठाना चाहिए था। लोगों को अवेयर करना चाहिए था, लोगों के बीच जाना चाहिए था, प्रशासन के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को भी बुला करके उनके साथ बैठ करके इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करना चाहिए था। और अगर ये नहीं हो रही है तो प्रशासन ने कैसे आखिर प्रधान की मान्यता वहां दी और लगातार कैसे वो प्रधान की मान्यता पाते रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हों उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज सिंह जी, आखिर कैसे प्रधानी को मान्यता दे दी गई प्रशासन की तरफ से? और सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन का लोकतंत्र में, देश के संविधान में विश्वास नहीं है? निश्चित रूप से अगर प्रशासन ने ऐसे प्रधानी को मान्यता दिया है तो वह गलत है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल सांसद और विधायक ही जिम्मेदार न होके वहां विपक्ष में भी जो बैठे हुए लोग हैं और उस गांव के नागरिक भी जो चुपचाप इस बात को सहन कर रहे हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितना सांसद और विधायक। गरीबों को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। वहां पर जो लोग प्रधानी के लिए खड़े हैं, वहाँ अन्य दलों के लोग भी चुनाव लड़ते होंगे, बहुत जीतते हैं, हारते हैं, सभी दलों के लोगों के लिए बात कही गई है। अकेले जो भी दल के लोग वहां सांसद और विधायक होते रहे, सबके जिम्मेदारी है। हरीश जी, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। मनोज सिंह जी, गरीब कैसे आवाज उठाते? ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की है।
कि जो गलत हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन प्रशासन जो है आंख मीच कर आराम से सो रहा है। नहीं, गरीब अपनी बात जरूर कह देता है, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। और अगर जिस दिन उस गांव के लोग, मैं मानता हूं कि उसमें से 99 लोग नहीं बताते होंगे, लेकिन एक तो ऐसा पैदा होना चाहिए था जो आके प्रशासन को बताए। क्या उस गांव में एक भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ 40 साल में? ठीक है अमिताभ जी, क्या सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है? ना गायत्री, मैं समझ गया, पूरी बहस गलत दिशा में जा रही थी। मेरा मानना यह है भैया मनोज जी, शासन का सबसे निचला प्रतिनिधि गांव से सीधे जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड पटवारी। और कलेक्टर का जो अंग्रेजों ने काम बताया था वो भी पटवारी से जुड़ा बताया था और कुछ नहीं बताया था, इसीलिए उसको नाम दिया था कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक, पटवारी रामलाल ने नहीं बताया, श्यामलाल ने नहीं बताया, पटवारी क्या कर रहा था 40 साल से? दूसरा सवाल, जब राजीव गांधी ने पंचायती राज का संशोधन कराया संविधान में और एक नई धारा इस देश को दी, उसके बाद से प्रधानों की भूमिका बढ़ गई, पैसे पर भी उनको उनकी मंजूरी होने लगी, पैसा भी ग्राम प्रधानों ग्राम पंचायतों के थ्रू रूट होने लगा। सरकारी फंड उस आदमी के निर्देशों के अधीन कैसे रहा जो कनस्तर में लिफाफा डाल के प्रधान बना? इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी क्यों नहीं जाए? 40 साल में जो जो लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे उनकी, 40 साल में जो जो लोग एसडीएम रेवेन्यू रहे, एसडीएम लैंड रहे, उनकी नौकरी क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं जाए भाई? और दूसरी बात, हमने भी चुनाव देखे हैं, आप लोगों ने चुनाव लड़े हैं, हमने चुनाव लड़ते हुए आप लोगों को देखा है बहुत करीब से। आपने तो अपने चुनाव लड़ा होगा, हमने सबको लड़ते हुए देखा है। गांव छोड़ो, एक एक गली की जानकारी होती है विधायक और सांसद के पास, किस जात के कितने घर हैं। और आप लोग कह रहे हो मान लो सांसद विधायकों को नहीं पता लगा तो फिर रामलाल को बताना चाहिए था, रामलाल नहीं तो श्यामलाल खड़े होते, एक तो पैदा होता। भाई साहब, नेता को तो सब पता होता है। अगर बूथ मैनेजमेंट करते हो ना चुनाव में, जाति मैनेजमेंट करते हैं ना चुनाव में, शराब कंबल भिजवाते हैं ना, तो नदी में थोड़ी छुपवा देते हो, पता होता ना कौन सा घर कहां है। इसलिए इन बातों से अब देश को मत भ्रमित करिए। सत्यदेव त्रिपाठी जी, जब सबको पता होता है तो क्या सबके सामने लोकतंत्र की हत्या होती रही, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, राजनीतिक दल हो, प्रशासन हो? बुनियादी तौर पर गायत्री जी, इन 40 वर्षों में जो भी चुनाव हुए, 7-8 चुनाव हुए हैं 5-5 साल पर, उनमें जो भी वहां का रिटर्निंग अफसर था, जिसने भी पर्चा दाखिल कराया, और वहां का जिस एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो वहां का चीफ रिटर्निंग ऑफिसर लोकल बॉडीज में होता है, तो 3 अधिकारी निश्चित तौर पर उस सजा के हकदार हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए कि आपने कैसे घोषणा कर दी किसी की प्रधान की, आपने पर्चा दाखिल कराया, आपने डुग्गी पिटवाई, और उसके बाद कितने पर्चे आए, कितने पर्चे नहीं आए, कैसे पर्चे दाखिल हुए, ये सारी प्रक्रिया वहां के मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। दुर्भाग्य ये है कि राजनीतिक दल अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इन प्रक्रियाओं को भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने आर्टिकल, ये जो 74वां संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज को बहुत सारा महत्व मिला, ये राजीव गांधी जी की देन थी, गांधी जी का सपना था। लेकिन मैं इससे कतई इनकार करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर हमारा भी वहां कोई विधायक कभी रहा हो तो उसकी गलती है, निश्चित गलती है, क्योंकि लोकतंत्र के बिना इस तरह की कल्पना संभव ही नहीं हो सकती। हरीश श्रीवास्तव जी, इसे साफ तौर पर चूक का मामला तो कहेंगे नहीं, क्या इस पूरे खेल के पीछे, इस चुनावी बोली के पीछे स्वार्थ काम कर रहा था? बिल्कुल स्वार्थ काम कर रहा था, और ये कि हम यथास्थिति जो जैसा चल रहा है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरी, बीडीओ, बहुत लंबी चेन इसमें इन्वॉल्व होती है। आखिर बीडीओ उनको पैसा दे रहा है, उनके खाते में पैसा हस्तांतरित कर रहा है। पंचायत सेक्रेटरी होता है जिसका प्रधान के साथ ज्वाइंट सिग्नेचर में खाता होता है। आखिर कैसे ये सब चीजें, पैसा बैंक से आहरित होता रहा, कैसे बैंक में अकाउंट खुलता रहा, और कैसे नीचे से ऊपर तक लोग उसकी चुने जाने पे तस्दीक करते रहे, कैसे उसको सर्टिफिकेट देते रहे। तो ये तो एक गंभीर समस्या है,
और इन सब लोग इसमें, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग रहे हो और चाहे शासन प्रशासन के लोग हैं, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और चूंकि शासन प्रशासन के लोग उनको ये अधिकार देते हैं कि वो पैसा सरकार का खर्च कर सके, उसको निकाल सके, तो इसलिए वो और ज्यादा जिम्मेदार हैं कि सरकारी जो जनता का धन होता है उसको खर्च करने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो चुनाव की प्रक्रिया से नहीं बल्कि टेंडर डाल के आया है। तो ये तो अपराध की श्रेणी में आता है, ये कोई इग्नोरेंस, ये अपराध की श्रेणी में है। जी मनोज सिंह जी, क्या ये लापरवाही का मामला नहीं है? क्या जिस तरीके से हर किसी ने आंख मीच ली, क्या इसके पीछे पूरा स्वार्थ काम कर रहा है? और अब तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इसीलिए इस पूरे मामले को इग्नोर किया। मैं एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दो हमारे बड़े सीनियर नेता यहां बैठे हुए हैं, अग्निहोत्री जी भी बैठे हुए हैं। मुझे जो लगता है कि हर गांव में चुनावों के दरमियान एक प्रक्रिया चलाई जाती है कि जिस गांव का प्रधान निर्विरोध होगा उस गांव को इतना इनाम दिया जाएगा। मुझे लगता है, ये मेरा संदेह भी हो सकता है, कि शासन प्रशासन विधायक विपक्ष निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार उस गांव के लोग हैं, क्योंकि एक भी व्यक्ति कभी फॉर्म भरने नहीं गया। और मुझे लगता है कि निर्विरोध की इस प्रक्रिया को जिलाधिकारियों के माध्यम से या अन्य प्रशासन के माध्यम से, जिसको पद पर तैनात किया गया है आप उसको तो बचा रहे हैं, जो किसी पद पर नहीं है बेचारी आम जनता, आप बार बार उसको क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? फिर हटाइए डीएम को। जनता भी जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है, जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। गायत्री जी, किसी एक व्यक्ति को जरूर आवाज उठाना चाहिए था कि पिछले 40 साल से इस गांव में चुनाव नहीं हुआ, तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी। मनोज सिंह जी, नहीं ऐसा नहीं है। आज आप पहुंच गए नवा। ठीक है मनोज जी, आपकी बात अच्छी लगी हमको, आपका अपना तर्क है। सत्यदेव जी को याद होगा अच्छे से, टीएन शेषन से पहले हजारों गांव ऐसे थे जहां के लोगों ने चुनाव के बूथ की शक्ल नहीं देखी थी उत्तर प्रदेश में। ये टीएन शेषन आए तो लोग जाने चुनाव आयोग नाम की कोई चिड़िया कहीं बैठती है दिल्ली में, कोई दफ्तर है उसका, उससे पहले कोई नहीं जानता था। और वोट कैसे पड़ता था? गरीब और दलित तो वोट डालने नहीं गया दशकों तक इस मुल्क में। जगहों को नाम लेके बताऊं, पूरे गांव के भाग्य का फैसला एक आदमी कर देता था, थैंक्स टू टीएन शेषन और उनके बाद के मुख्य चुनाव अधिकारियों को। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो प्रधानी का चुनाव है, उस 74वें संशोधन के बाद जो स्वरूप बना ये ग्रास लोकतंत्र की सबसे निचली पायदान का, उसमें आपको इस बात को समझना पड़ेगा मनोज सिंह जी, इसमें भारत के चुनाव आयोग की भूमिका नहीं, उसकी भूमिका पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली तक सीमित है, सीधी भूमिका। फिर ये ट्रांसफर हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। आपको इस बात की जानकारी रखो, जब इस स्थानीय निकायों के और ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं तो प्रशासन, सत्यदेव जी मंत्री रहे, तब प्रशासन गवर्नमेंट को छोड़कर आयोग को रिपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में करता है। तब चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है आयोग को, डीजीपी रिपोर्ट करता है आयोग को, सरकार को नहीं। ये बेसिक अंतर है। इसलिए जिम्मेदारी सरकारों की, प्रशासन की होती है यहां पर 100%, 99 नहीं 100%। और आप कह रहे हो गरीब आदमी, किसी को तो शहादत देनी चाहिए थी। 5 दबंग गांव के बैठ गए, कनस्तर रख दिया, बोले भाई डालो इसमें। उसके बाद गांव में जिसको रहना होगा, वृंदावन में रहना होगा, राधे राधे कहना होगा, सत्यदेव जी ठीक। एक जिले में हरीश जी एक ही जात का आदमी लगातार जीतता रहा। पश्चिम में से 20 उदाहरण बताऊं। हाँ बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी। वोट नहीं डालने दिया गया गरीबों को। कौन आवाज? हमने तो आपको बाइट नहीं सुनवाई क्या, जिसमें गरीबों ने कहा साहब हमें नहीं बुलाते। वही 4-5 लोग बस कनस्तर में खोल के बैठ जाते हैं और कनस्तर में लिफाफा डलवा लेते हैं। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? इस पे हम लोग क्यों किसी को बचाने की बहस कर रहे हैं सत्यदेव जी? ये तो सबके लिए शर्म की बात है। नहीं सत्यदेव त्रिपाठी जी, मैं अग्निहोत्री जी आपकी बात की तायीद करता हूं। इससे बड़ा ये सन 52 से लेकर अब तक के चुनाव प्रक्रिया को अगर हम देखें तो बहुत सारे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां लाठी के बल पर चुनाव जीते गए हैं।
लगातार वहां जातियों के जो दबंग लोग हैं उन्होंने कभी मतदान स्थल पर बहुत जगह नहीं जाने दिया। मैं इस समय किसी पर्सनल क्षेत्र या किसी चीज को कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे सहमत हूं। ऐसे कितने विधानसभा क्षेत्र रहे हैं, वो टीएन शेषन ने जब से कुछ कोशिश की, बल्कि उसको प्रक्रिया को थोड़ा कसा और अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, तब लोगों को लगा कि नहीं, अब निष्पक्ष चुनाव की स्थिति आनी चाहिए। लेकिन लोकल सेल्फ बॉडीज का, स्थानीय निकायों के चुनाव का महत्व तो 74 में संशोधन जो राजीव गांधी ने भारत के संविधान में करा, तब से बना। और उसके बाद प्रधान की जो ताकत बनी आर्थिक तौर पर, प्रधान की जो ताकत बनी मनरेगा के उसमें, प्रधान को जो ताकत मिली, तो एक ऐसा भी वर्ग बन गया जो प्रधानों के जरिए बीडीओ प्रधान इन सब का एक नेक्सस बन गया, जो उस धन को जो गांव के विकास के लिए आता है, जो मनरेगा में बंटना चाहिए, जो तमाम जगहों पर, इन सबों ने एक नेक्सस बना के उसकी बड़ी लंबी लूट की। मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए ये पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इसका दोषी है, ठीक है, और इसको दोषी मानना। हरीश जी, कल को ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसे 10-20 लोग पैदा हो जाए प्रतापी किस्म के, और वो कनस्तर में से एमएलए पैदा करने लगे, एमपी पैदा करने लगे, तो क्या होगा फिर? भाई अभी प्रधान निकला, कल को जिला पंचायत अध्यक्ष निकलेगा, परसों विधायक भी निकल गया, और नर्सों को ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन भारत में आ गया जिसमें एमपी निकलने लगा कनस्तर से। तब अगर ये सिस्टम इतना संवेदनहीन रहा तो कोई भी संभावना हो सकती है। शासन प्रशासन होता ही इसीलिए, सरकार के हाथ पैर हैं शासन प्रशासन और इसके जितने आयाम हैं, तो अगर वो संवेदनहीन हो गए, वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और उन्होंने आंखें बंद कर लिया और कान बंद कर लिया, बिल्कुल, तब तो इसे कोड बनने में वक्त नहीं लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, ब्रेक पे जाने से पहले जिस ओर अमिताभ जी ने इशारा किया कि अगर ये व्यवस्था पूरे देश में चल पड़ी तो क्या होगा, क्योंकि ये व्यवस्था चल भी पड़ी है। पहले एक देश में एक गांव में बोली लगती थी, और अब ये दूसरे गांव में भी ये जो प्रथा, ये जो सिलसिला है, चल पड़ा है। अगर धीरे धीरे ये कोड पूरे देश में फैल गया तो फिर कैसे हालात होंगे? फिर तो पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। गायत्री जी, देखिए, राजनीति से अलग हट करके मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि पैसे का प्रभाव तो राजनीति में निरंतर बढ़ रहा है। अगर आप चुनावों पे सूक्ष्म दृष्टि डालें तो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, आप ये देखिए कि कैसे आखिर ये सदनों में सामान्य आदमी, सामान्य जो सामाजिक कार्यकर्ता था वो बाहर हो गया। अब करोड़पतियों की लिस्ट आने लगे कि 67% जो विधायक चुने जा रहे हैं, सांसद चुने जा रहे हैं, वो करोड़पति हैं, व्यवसायिक क्षेत्र से हैं। तो पैसे का तो प्रभाव इस लोकतंत्र पे बढ़ता जा रहा है। ये यद्यपि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, परंतु जो बात आप प्रधान के चुनाव को लेकर के जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम एक बात जरूर कहेंगे, हम विनोद जी की भी एक बात से सहमत हैं पूरी तरह से। देखिए, जब रिगिंग होती थी और गांव के गांव लोग, बूथ के बूथ लोग, 2 लोग बैठ जाते थे और कह देते थे आपका वोट पड़ गया और वोट डाल देते थे। आज टेक्नोलॉजी फास्ट हुई है, आज छोटी छोटी चीजों को लोग मोबाइल पे फोटो खींच ले रहे हैं, भेज दे रहे हैं। आखिर जब आपके चैनल के संवाददाता उस गांव में गए तो लोगों ने आवाज उठाई ना बात को। तो अगर ये लोग, जिला प्रशासन, कहीं ना कहीं तो ये अंतर स्फूर्त चेतना समाज के बीच आनी चाहिए, और अगर वो आई तभी ये समस्या आप तक आई, लोगों ने आप तक स्वीकार किया कि कभी चुनाव नहीं हुए, कनस्टर में डाल दिए गए। तो उसी तरह से अगर ये बात अपने जीते हुए विधायक सांसद या हारे हुए सांसद विधायक को बताते और जिला प्रशासन को लिखित देते तो संभवतः इस पे पहले आप लोग ध्यान आकर्षित करते और लोग ध्यान जिला प्रशासन को देते। सत्यदेव जी, जो जिला प्रशासन उस समय है, आगे आपकी बात, जो काम कर रहा है। जी हरीश जी आगे सत्यदेव जी, तो ये आगे हरीश जी, आगे आपकी बात, आगे हरीश भाई, आगे बात। सत्यदेव जी, जिस कलेक्टर ने हमसे ये कह दिया कि वोट पड़े नहीं पड़े मेरी जिम्मेदारी है, क्या मेरा कंसर्न नहीं,
ठीक है, हमसे मतलब समाचार प्लस से ये बोलने की जिस कलेक्टर की हिम्मत पड़ गई, उसके बारे में हम ये सदविचार रख रहे हैं कि ननकू, जुगलू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, फटेहाल, गमछा नीचे लपेटे जब जाते कलेक्टर के यहां लोकतंत्र के लिए, तो कलेक्टर कहता कि नहीं, ये आप लोग बहुत महान है, लोकतंत्र के प्रेमी है, आइए चाय लीजिए और तुरंत कार्रवाई करता हूं। जो कलेक्टर इतना विचित्र हो कि चैनल पर बोल सकता हो कि हमसे क्या लेने देना भाई, नहीं पड़ रहा वोट, तो वो जनता की का वो सुनेगा शिकायत, गरीब आदमी की। सत्यदेव जी, अमिताभ जी, इधर एक जी कई दशकों से एक विचित्र ब्यूरोक्रेसी का ट्रेंड बन गया है, और वो ट्रेंड है कि सत्ताधारी दल के प्रति इनकी कमिटमेंट हो गई है, संविधान के प्रति इनका कमिटमेंट नहीं है। अगर 1977 में रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विनोद मल्होत्रा का कमिटमेंट संविधान के प्रति न होता तो इंदिरा जी तो नहीं हारती, राजा नारायण जी को जीत नहीं मिलती। आज ब्यूरोक्रेसी का यही दुर्भाग्यपूर्ण, ये सत्ताधारियों को खुश करने के लिए किसी स्तर तक चले जाते हैं, इनको अपनी नैतिकता, अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और संविधान की शपथ ये भूल जाते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं तो मानता हूं कि इतनी गैर जिम्मेदारी की बात हिम्मत कैसे की उसने बोलने की, इस पर आपको इस केवल चैनल से नहीं, हम लोग भी इस पर लिखेंगे कि और मुख्यमंत्री को कहेंगे कि इस तरह के लोगों को आप थोड़ा तो रहम करिए। लोकतंत्र रहेगा तभी आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी आप प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा और ये ब्यूरोक्रेट्स खत्म कर देंगे तो लोकतंत्र को बचाना भी जिम्मेदारी है। मनोज सिंह जी, एक तो डीएम का बयान और दूसरा प्रशासन की इसको लेकर खामोशी। क्या आप लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसकी हत्या पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि एक गांव से निकलकर यह सिलसिला दूसरे गांव तक भी बढ़ चुका है। नहीं, और रही बात आम जनता की, उसका रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। आप चुनाव करा देंगे तो वो वोट डाल देगा, नहीं तो अपने घर पर बैठा है। जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की बनती है। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा मानना यह है कि निश्चित रूप से समस्या जब आपके चैनल पे आई है तो हमारे पक्ष नेतृत्व ने निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया होगा। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए ये कह रहे हैं कि अकेले हम सरकार है, अकेले हम जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा सत्ता में वही लोग रहे हैं, केवल अखिलेश जी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। शुरू से ही उस गांव में अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो दल यहाँ बैठे हुए, मैं मानता हूं अग्निहोत्री जी कि 3 बार नेताजी की, मुलायम सिंह जी की सरकार रही, तो 3 बार भाजपा की भी सरकार रही, सदियों से कांग्रेस की सरकार रही है, केवल समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार। मनोज सिंह जी, वो तो कटघरे में है ही, लेकिन आपका डीएम क्या बोल रहा है? आपका डीएम तो कह रहा है चुनाव होना हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप ऐसे डीएम को क्यों बनाए रखना चाहते हैं? हटाइए उसको। निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया गया होगा और नहीं लिया गया। हम समाचार प्लस ने लगातार कई दिनों से मुहिम चला रखी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद थकार कर हमने डीएम से बातचीत की तो डीएम का ये जवाब। अब बताइए। नहीं, निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया गया होगा, आज तो निश्चित लिया गया होगा और इसका रिजल्ट आज आपको आज से कल तक देखने को मिलेगा। देखिए, ये पिछले 2-3 दिन से हम इस खबर को चला रहे हैं। कम से कम पंचायती राज्य मंत्री का बयान तो आना चाहिए था। इसके लिए 74वें संशोधन के बाद संविधान के एक मंत्रालय है अलग से। क्या पंचायती राज्य मंत्रालय के लिए विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं था? क्या मंडलायुक्त के लिए महत्वपूर्ण नहीं था? क्या प्रमुख सचिव के लिए महत्वपूर्ण नहीं था? क्या राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं था? सारी जिम्मेदारी उस गांव के ननकू की है। माल काटो आप लोग, मजा मारो आप लोग, सब लोग, और जिम्मेदारी ननकू उठाए भारत में लोकतंत्र चलाने की। माननी होके लाल बत्ती लगा के हौको आप लोग इलाके में, भौकाल आप लोग टाइट करो, और लोकतंत्र का जुआ ननकू के कंधे पर रख दो। बोले ननकू ने क्यों नहीं बताया? ननकू की जिम्मेदारी थी। अंबेडकर जी ननकू को सौंप गए थे संविधान की कॉपी, हमको थोड़ी दे गए थे। हम तो माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, माननीय जिला प्रमुख है, माननीय कलेक्टर है, कप्तान है, हमसे क्या लेना देना संविधान का? ये नहीं चलेगा ना। पंचायती राज मंत्री कहां है? उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग कहां है? कहां है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकारी कहां है? मुख्य सचिव कहां है राज्य के? ये मुद्दा बोलने लायक नहीं है क्या?
40 साल से, और एक गांव की तस्वीर नहीं, ये कई गांव है अमरोहा में, कई गांव। एक से शुरू हुई प्रक्रिया जो गायत्री कह रही थी, ये प्रक्रिया लगातार संक्रमण की तरह आगे बढ़ रही है। पैसे वाले और दबंग हर गांव में मिल जाएंगे, ये पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर हवा जाएगी। तब क्या करोगे? पंचायती राज का पूरा सपना ही ध्वस्त हो जाएगा, संविधान का संशोधन बेमानी हो जाएगा। सत्यदेव त्रिपाठी जी, कई दिनों की मुहिम के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है। देखिए, अब मनोज सिंह को मैं क्या कहूं, श्री मुलायम सिंह जी और हम लोगों ने एक साथ 77 में शपथ ली थी। अब ये बेचारे नहीं जानते हैं, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह और सत्यदेव हम सभी एक लाइन में खड़े थे गणपत देव तपासे के राज्यपाल के लॉन में। तो हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी पर नहीं कह रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी जिस बुरी तरह से बटी हुई है पार्टियों में, हम आज ब्यूरोक्रेट्स की हिफाजत करने के लिए यहाँ नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को निष्पक्ष होकर संविधान के प्रति उत्तरदायी बनाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अच्छी बात है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या मायावती हो, जो भी हो, ये जो कमिटमेंट टू स्टेट, ये जो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता ना होके सीधे सीधे शासक दल को खुश करो, वही स्थिति रखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो राजीव गांधी और इस देश के सारे दलों ने मिलकर जो 74वां संशोधन किया था पंचायती राज का, गांधी के सपनों को साकार करने का, वो निरर्थक हो जाएगा अगर इस तरह के कलेक्टर, इस तरह के एसडीएम, इस तरह के बीडीओ कहीं ना कहीं जिलों में बैठे रहे। ये पार्टियों से परे की बात। हरीश जी, मूल सवाल मेरा उन 20 गांव तक कन्फाइन नहीं है। मेरा सवाल है कि मौत ने दरवाजा देख लिया, आज तो दादी को ले गया, उनकी तो उम्र थी, कल जवान को लेने आएगी, तब क्या करेंगे? ये हवा पश्चिम से पूरब जाएगी, मध्य जाएगी, उत्तर जाएगी। तो पंचायती राज विधेयक का संशोधन जो हम लोग लाए थे, हिंदुस्तान ने जिसको स्वीकार किया कि गांव से लोकतंत्र दिल्ली आना चाहिए, वो तो प्रक्रिया ही ध्वस्त हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है इस लोकतंत्र के सामने। और सभी ने, अभी आदरणीय त्रिपाठी जी जो बात कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी के कमिटमेंट की, आज तो ब्यूरोक्रेसी अपने लिए कि हम रिटायरमेंट के बाद सांसद बन जाए, हमारी बीबी सांसद बन जाए, लड़का सांसद बन जाए, या हमको कोई प्लम पोस्टिंग मिल जाए, तो ये जो लालच है ब्यूरोक्रेसी की, और सत्ता में बैठे लोगों की जो ये लालच है कि जो खाकसा जो हमको कराना है हम इससे करा लें, इसके नाते आज ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसा मनमानी सत्ता शासन में बैठे लोग चाहते हैं वैसे वो करती है, और उसने भी पूरी तरह से अपने को गिरवी रख दिया। आज ये नए नए भ्रष्टाचार के जो रोज मसले सामने आ रहे हैं, उसका कारण तो यही है कि आखिर ये नियम कानून की किताबें रखे बैठे लोग, जो बड़ी बड़ी वहदों पे बैठे लोग क्या करते हैं? क्यों आंख मूंद के दस्तखत कर देते हैं फाइलों पे? कैसे आदेश निर्गत हो जाते हैं? तो आज ये बड़ा सवाल है लोकतंत्र के सामने, और जिन लोगों को भी लोकतंत्र में आस्था होगी वो इस पे गंभीर चिंतन करेंगे। और आपने ये जो मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से जो भी इसके जिम्मेदार हों उनको पनिशमेंट होना चाहिए, और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को सत्ता बैठे हो चाहे बाहर हो, सबको आगे आना चाहिए। अभी श्रीमान विनोद जी कह रहे थे कि सपा की को जो, अरे यहाँ मनोज सिंह जी कह रहे थे, यहां तो सब कांग्रेस भाजपा और सपा की बात ही नहीं हुई। बात तो ये हो रही थी कि जो भी प्रतिनिधित्व करता रहा वो सब दोषी है, चाहे जिस दल का रहा हो, उसको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए था, इस बात को उठाना चाहिए था। ये तो लोकतंत्र रहेगा तभी सभी राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहेगा, सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, और कभी कोई दल सत्ता में आएगा, कोई विपक्ष में रहेगा। मनोज सिंह, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। सारी कहानी हो गई, गोविंद वल्लभ पंत से लेके आज तक के सारे मुख्यमंत्रियों के नाम हो गए, कौन कब रहा, लेकिन मूल सवाल आज के संदर्भ में मेरा सिर्फ इतना है, क्या ऐसे दंभी, अहंकारी और संविधान के को तिरस्कृत करने वाला आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहना चाहिए, जो ऐसी बात बोले कि वोट हो नहीं हो हमारी जिम्मेदारी है क्या?
मेरी चिंता का कारण है। और जब हमारे एंकर ने उनसे कहा कि नहीं ये लोकतंत्र के लिए चिंता का कारण है, तो उन्होंने कहा आप मुझे बताओगे क्या चिंता का कारण है मेरी कि नहीं है? मैं खुद तय करता हूं। क्या ऐसे आदमी को कहीं बाउंसर की नौकरी करनी चाहिए या कलेक्टर रहना चाहिए किसी जिले में? आपके पास सवाल ये है। अग्निहोत्री जी, निश्चित रूप से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि अगर ऐसा जवाब उन्होंने दिया है तो निश्चित रूप से अगर नहीं दिया भैया, यहां तो लेकिन मैं एक चीज इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा अग्निहोत्री जी, कि उस गांव के प्रधानी का चुनाव उस गांव का नागरिक ही लड़ता है, कोई सांसद, विधायक, कलेक्टर या कोई मुख्यमंत्री कभी नहीं लड़ता। उस गांव के लोग भी निश्चित रूप से इसके जिम्मेदार हैं। आप अभी पूरब से पश्चिम की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा यहाँ, और मैं बड़ा गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि हवा केवल पश्चिम में नहीं बह रही है। अग्निहोत्री साहब, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, बोली लगती है प्रधानी की, लाखों रुपए पहले डिपॉजिट करने पड़ते हैं, जो जितनी ऊंची बोली लगाता है उसको प्रधानी मिलती है। इसमें आम जनता कहां इन्वॉल्व हो सकती है? आप बताइए, आम जनता गरीब लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है। गायत्री जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने सुना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस गांव की एक बात है, शर्मनाक है, लेकिन यह बोली केवल एक गांव में नहीं लगती। अभी 2016 में विधान परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आप देखिएगा, या इसके पीछे भी देखा जाता रहा है। व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो कार्रवाई करेंगे डीएम के खिलाफ? हम निश्चित रूप से, हमारा नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और मैंने कहा पहले भी कि जैसे ही ये बात आपके टीवी पे आ गई, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। भाई, एक बात हरीश जी ने कही, उसको दूसरे रूप में मनोज सिंह ने कही, मैं उसमें एक निवेदन कर दूं। देश में कोई चुनाव ऐसा नहीं, चुनाव पे पैसे की छाया है, ऐसा कोई चुनाव नहीं, एमएलसी का, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, जिला पंचायत, जहां कनस्तर खोल के उसमें रुपया के लिफाफा डलवाया जाता हो, कोई चुनाव नहीं हो रहा। ये तो नंगा मजाक है, लोकतंत्र का चौराहे पर चीर हरण है। मैं इससे ज्यादा कड़वा शब्द भी बोल सकता था, लेकिन लोकतंत्र इतनी पवित्र चीज है कि उसके लिए मैं ज्यादा गंदा शब्द नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैंने चीर हरण कहा है। आप समझ रहे होंगे मेरे दिमाग में क्या था। सब लोग जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार, शासन जिम्मेदार, सरकारें जिम्मेदार, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी रिहा है, आदमी रिहा है या तो जमानत पर फरार। एक बात जान लीजिए मनोज भाई, बार बार आप उस कलेक्टर को जो बददिमाग है उसको बचाने के लिए आप ननकू और छुटकू की ओर इशारा करके क्या हासिल करेंगे? कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे ये अधिकारी और बददिमाग हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि टीवी पर पार्टियों के लोग मेरे बचाव में लड़ रहे हैं, तो इनके दिमाग में अगर 70% बददिमागी होती है तो वो तत्काल 100% हो जाती है। फिर वो कॉलर और चौड़ा करके घूमते। जो आदमी टीवी पर ये बोल सकता है, वो निजी बातचीत में क्या बोलता होगा, ये तो अंदाज सबको हो गया ना। और गांव के कितने ननकू इस हैसियत के होते हैं जो कलेक्टर के बंगले में घुस पाए। हम भी जमीन पर रहते हैं, आप लोग भी जमीन पर रहते हैं, सबको पता है। भूतपूर्व विधायक को घुस नहीं पाता, वर्तमान को छोड़ के कार्ड भेजते भेजते थक जाता है, ननकू घुस लेगा। भावी विधायक और भूतपूर्व विधायक नहीं घुस पाते अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से तो केवल वर्तमान विधायक ही जा पाता है, और कई कलेक्टर ऐसे ऐसे प्रतापी हैं जो वर्तमान को भी नहीं घुसने देते। नाम ले दूंगा अभी, कई एसपी ऐसे ऐसे प्रतापी हैं जो नहीं घुसने देते। उनके यहां गरीब आदमी चला जाएगा, रज्जाक चला जाएगा, सुलेमान चला जाएगा, नहीं जा सकता मित्र। ये छोटे लोग हैं। लोकतंत्र को बचाने का एक संकट का काल है ये लोकतंत्र बचेगा सबसे निचली पायदान पर, तो संसद में वास्तविक लोकतंत्र गूंजेगा। अगर लोकतंत्र अब सबसे निचली पायदान पर कलंकित होगा तो संसद तक जो लोकतंत्र है वो उजला लोकतंत्र नहीं होगा। इसलिए पार्टी बंदी से ऊपर उठकर इस लड़ाई में साथ दीजिए और सुनिश्चित करिए कि उन गांव में वोट से प्रधान चुन के आए, नोट से नहीं। जय।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपका, मनोज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस।